प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? तो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 गणित है और अध्याय इसमें 9 रहेगा। अध्याय का क्या नाम है? क्षेत्रमिति। तो इसमें हम इससे पहले 9.1 और 2 कर चुके हैं। अगर आपने नहीं की तो यहीं पे आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। और आज हम करेंगे 9.3 प्रश्नावली। तो 9.3 प्रश्नावली हमारी आयतन से संबंधित है। इससे पहले हम क्षेत्रफल के बारे में हमने पढ़ा है। 9.1 में हमने क्षेत्रफल निकाला जो द्विआयामी आकृतियां थी, जैसे आयत था, वर्ग था, ठीक है, समलंब थी। और 9.2 में हमने उन आकृतियों का क्षेत्रफल निकाला जो त्रिआयामी थी, जिनमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई थी। ठोस वस्तुओं का आयतन निकाला, जैसे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला और घनाभ का निकाला। तो अब इस प्रश्नावली में हम इन्हीं त्रिआयामी आकृतियों के आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आयतन। तो आयतन निकालने से पहले हमें इनके कुछ फार्मूले हैं, वो हमें सीख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चों, सबसे पहले घनाभ का आयतन आता है। घनाभ का आयतन या घनाभ का आयतन जो है, इसका फार्मूला आता है बच्चों L गुणा बी गुणा एच। L होती है लेंथ, B ब्रेड्थ और H हाइट। तो जब भी हमने, जैसे सपोज करो हमारे पास ये घनाभ के आकार का डिब्बा है, तो इसका हमने आयतन निकालना है। तो हमने क्या करना, इसकी जो एक लंबाई दी होगी, क्या दी होगी? लंबाई। और एक हमें इसकी चौड़ाई दी गई होगी और एक इसकी ऊंचाई दी गई होगी। ठीक है, तो इसमें एक L होगी, एक B होगी और एक H होगी। तो हमने इन तीनों को गुणा करना है, तो इसका आयतन आ जाएगा। आयतन का मतलब है बच्चों कि हम इस डिब्बे के अंदर कोई भी कितनी वस्तु डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो इसका आयतन है। जैसे ये कमरा है हमारा, कमरे का आयतन निकालना है हमने, तो इस कमरे के हम अंदर कितना सामान भर सकते हैं। ठीक है, तो वो उसका कमरे का आयतन है। या इस कमरे में जितनी हवा भरी हुई है ना, जितने भी एरिया में, वो सारा इसका आयतन है। जैसे हम बोलते हैं 1 लीटर दूध का डिब्बा है, तो उसमें 1 लीटर ही आयतन की वस्तु आ सकती है, दूध आ सकता है। 2 लीटर के डिब्बे में 2 लीटर दूध आ सकता है, तो वो उसका आयतन है। ठीक, तो इसी तरह से घनाभ का आयतन निकालना है हमने, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये आपके पास जैसे घनाभ है, ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तीनों को गुणा करना है अपने घनाभ के आयतन के लिए। ठीक है, तो आगे घन का आयतन देख लेते हैं। अब हम घन के आयतन का फार्मूला है हमारे पास। ये फार्मूले आप सभी नोट कर लें अपनी कॉपी में। ठीक है, कहाँ पे रखेंगे? कॉपी में। ठीक है, आगे है हमारे पास घन का आयतन हम कैसे निकालें। तो हमारे पास है घन के आयतन का फार्मूला। देखिए, घन का आयतन क्या है? घन का आयतन। तो इसमें आ जाएगा आपके पास L गुणा L गुणा L, यानी L की शक्ति 3। क्योंकि घन में हमें तीनों भुजाएं बराबर दी होती हैं, घन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो आपने ये फार्मूला लिखना, घन का आयतन बराबर लंबाई गुणा, यानी लंबाई गुणा लंबाई, यानी तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। तो आपने L की क्यूब करनी, यानी भुजा दी गई होगी, उसकी भुजा को 3 बार गुणा करना है, तो वो उसका घन का आयतन आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास बेलन के बारे में है बच्चों। देखिए, क्या है? बेलन का आयतन। ये आपके पास है बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का, ये तो घनाभ का आयतन का सूत्र दिया गया है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये तो है किसका? घनाभ। और LBH। ठीक, फिर है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फार्मूला आपके पास आ जाएगा बच्चों, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई।
तो आधार का क्षेत्रफल, ये आधार वृत्ताकार होता है बच्चों, एक वृत्त होता है आधार में बेलन के, तो इसके वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर, इसको h से गुणा करना है, तो ये पाई आर स्क्वायर h जो है बेलन के आयतन का सूत्र है, h इसकी ऊंचाई है ये। ठीक है, और इसका पाई आर स्क्वायर जो है वृत्त का क्षेत्रफल, जो बेलन का सिरा होता है वो वृत्ताकार होता है, तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो ये फार्मूला समझ में आ गया। फिर उसके बाद आपके पास है प्रश्न बच्चों आगे, इसे जो आयतन होता है उसे धारिता भी कहते हैं बच्चों, धारिता, आयतन या धारिता। ठीक है, धारिता का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु कितना सामान अपने अंदर समा सकती है, वो धारण कर सकती है, तो धारण करने से ही धारिता बनी है। जैसे आपके पास आता है ये प्रश्न, आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप समझें। जैसे आपके पास है 1 लीटर, 1 लीटर माप का है कोई, तो उसे हम बोलेंगे 1 लीटर में क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब भी हम आयतन लिखेंगे उसे वॉल्यूम बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब आएगा, यानी उसकी पावर 3 होगी। जैसे क्षेत्रफल में 2 होती थी पावर, अब 3 आएगी पावर। ठीक है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा बच्चों, किसके, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या 1000 लीटर। अगर 1 मीटर क्यूब, अगर हम एक ऐसा डिब्बा बनाए, एक टंकी बनाए ऐसी जो 1 मीटर लंबी हो, 1 मीटर चौड़ी हो और 1 मीटर ऊंची हो, तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। कितना, 1000 लीटर। ठीक है, तो 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, और एक जो है 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों, हमारे पास है प्रश्नावली 9.3, तो इसमें पहला क्वेश्चन समझते हैं अभी इसने क्या कहा है और इसमें क्या करना है। तो इसमें देखिए आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है, एक आपको क्या दिया गया बच्चों, ये बेलनाकार टैंक है, ये बेलन के आकार का है। तो निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। तो हमने ये बताना है कि इनमें से कब हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना और कब हमने उसका आयतन निकालना। तो पहला स्थिति है आपके पास, यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है, तो यानी इस टैंक में कितना पानी आएगा या ये कितना पानी अपने अंदर धारण कर सकता है, तो इसमें क्या निकालेंगे, इसका आयतन या धारिता। ठीक है, तो ए का आंसर आप लिखोगे आयतन। क्या लिखोगे बच्चों, आयतन। ठीक है, फिर ऐसे ही बी पार्ट में देखिए, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या। हमने इसके ऊपर प्लास्टर करना है, टैंक के ऊपर प्लास्टर करना है, तो इसका क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे। तो आगे है बच्चों, जैसे दूसरे पार्ट में देखिए क्या कह रहा है ये, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या, यानी हमने इस ये टैंकी बनाई हुई है जैसे इंटों की टैंकी, तो इसके ऊपर हमने प्लास्टर कराना है, प्लास्टर कराते हैं ना जैसे सीमेंट का, तो कितना एरिया पे प्लास्टर होगा, तो वो निकालने के लिए हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद सी पार्ट में देखिए, इसमें इसमें क्या है, पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या।
यानी अगर इसके पानी से हमने छोटे टैंक भरने हैं तो वो कितने भरे जाएंगे, तो वो इसका आयतन निकालेंगे। पहले आयतन पता होगा ना इसका, भाई कितना पानी है इसमें, कितना इसका आयतन है, तो फिर उससे जो छोटे टैंक का कितना आयतन होगा तो उससे हम निकाल सकते हैं, तो आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 2। इसमें देखिए क्या कहता है ये प्रश्न नंबर 2 में। बेलन है, ए का व्यास 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो एक बेलन है ये, एक का तो व्यास है 7 सेंटीमीटर और दूसरे बेलन का है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, और बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका व्यास 7 है, ऊंचाई 14 है, और इसका व्यास 14 है, ऊंचाई 7 है। तो इन दोनों में किसका आयतन अधिक है? दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात कीजिए और उनका सत्यापन कीजिए, जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो पहले हमने इनका दोनों का आयतन निकालना, फिर दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखें बच्चों, समझें, इसमें हमें बेलन ए का व्यास दिया गया है और ऊंचाई, ए का व्यास है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 14। तो व्यास और ऊंचाई हमने लिख लिया है। व्यास है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो कि बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर, अगली लाइन में बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 7 सेंटीमीटर इसका व्यास है, तो हमें इसकी त्रिज्या चाहिए। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी बच्चों, 7 का मतलब इसका आधी होती है 7/2, इसकी त्रिज्या होगी आर, यानी इस बेलन का आर जो होगा वो होगा 7/2, और एच है इसका ऊंचाई 14। ठीक है, तो आर इसकी 7/2 है। आर कितनी है? 7/2, और एच इसकी 14 है बच्चों। तो इसमें बेलन का आयतन, ए का आयतन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर गुणा एच। तो आर, पाई का मान हमने 22/7 लिखा, आर होता है 7/2। ये आर कितना है बच्चों इसका? 7/2, क्योंकि व्यास 7 था, आर इसका आधा होता है 7/2 का वर्ग, 7/2 का स्क्वायर, और गुणा एच, एच होता है 14। तो हमने इनको 7/2 का वर्ग जो है इसको 2 बार गुणा किया हमने, क्योंकि इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा। तो ये आ जाएगा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 14। तो फिर हम इसको काट देंगे बच्चों, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से ये 14 कट जाएगा, 7 आ जाएगा, और इस 2 से ये कटेगा, 11 आ जाएगा। तो 11 को 7 से 77, 77 को 7 से गुणा करेंगे तो ये 539 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो बेलन ए जो है इसका आयतन ये आ गया 539 सेंटीमीटर की शक्ति 3। फिर है बेलन बी का व्यास व ऊंचाई। तो बेलन बी ये है बच्चों, इसका व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14/2 7, 14/2 7, और ये 7 जो है इसका एच है बच्चों, तो ये आर है इसका 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया बेलन बी का व्यास और ऊंचाई, व्यास है 14 और इसका ऊंचाई है 7। तो फिर वही फार्मूला लाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान है 22/7, एच आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब है 14/2 गुणा 14/2। ठीक है, 14/2 का मतलब 7, तो और गुणा ऊंचाई है 7,
ऊंचाई कितनी है 7, तो ये इस पे कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 आप कैंसिल कर सकते हो और 2 से ये 7 हो जाएगा और 2 से ये 7, या यहाँ पे सीधा आप 7 भी लिख सकते हो, 7 गुना 7, तो ये आ जाएगा 7 गुना 7 49 को 22 से गुणा करेंगे तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेलन बी जो है इसका आयतन ज्यादा आया बच्चों और बेलन ए का आयतन कम है, ठीक है। तो हमने लिखना है अतः बेलन बी का आयतन अधिक है। तो इसमें एक पूछा था कि क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में किसका आयतन अधिक है, तो हमने बेलन बी का आयतन बता दिया कि ये अधिक है। तो अभी हमने आधा क्वेश्चन किया है, आधा और करेंगे बच्चों। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन करना है, तो हमने सत्यापन कर दिया है कि बेलन बी का आयतन ज्यादा है। फिर उसके बाद क्या आप अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है, यानी अब हमने इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है, तो अब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम करते हैं बच्चों, आगे करते हैं। देखिए इसमें बोला इसने दोनों का, अब हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा बच्चों, यहाँ पे हम वैसे ही लिख लेंगे, बेलन ए का व्यास व ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। तो बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लाएंगे 2 पाई आर एच जमा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने आर जो है वो यहाँ पे 2 आर है, जैसे ये 2 आर 7 के बराबर ही होता है, तो हमने 2 आर की जगह 7 लिख दिया, पाई की जगह हमने 22/7 लिखा, एच की जगह 14 लिख दिया, ठीक है। फिर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, तो अब हमने यहाँ पे लिखना है 2 गुणा पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब है 7/2 गुणा 7/2, क्योंकि आर यहाँ पे 7/2 है, ठीक। अब इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 पे 22 कट जाएगा 11, ठीक है। तो ये 11 7 77 बचेगा और 14 को 22 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 14 दूनी 28 होते हैं बच्चों, और 14 दूनी 28 और 2 30, 308 यहाँ से आ गया और 11 7 77 ये आ गया बच्चों। तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 385 आएगा। कितना आएगा? 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर अब हम बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे ऐसे ही। आ गया बच्चों आपके पास बेलन बी का, हमने लिख दिया बेलन बी का व्यास व ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, यानी व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी 7 और ऊंचाई h 7, ठीक है। तो इसमें बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर एच दमा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें देखिए 2 का मान लिख दिया, पाई का मान है 22/7, आर का मान 7, एच का मान 14, आर का मान भी 7 है बच्चों, ठीक है। आर का मान क्या है? तो यहाँ पे आर भी 7 है, एच भी 7 है, तो ये आर की जगह 7 लिख दिया, एच की जगह 7 लिख दिया। फिर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 7 गुना 7, तो इसको काटो, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इस 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 को 2 से करेंगे 14, 14 को 22 से गुणा करेंगे
तो ये आ जाएगा आपके पास 14 दूनी 28 होते हैं बच्चों, 14 दूनी 28 और 2 30, और यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 को फिर 22 से करेंगे वही 308 ही आएगा ये भी, और दोनों को जोड़ के 616 आ जाएगा। कितना आएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा आया? ठीक है, आता है बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, जिसका आयतन अधिक आया उसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक आया। तो ये कर लीजिए बच्चों, ये पूरा हो गया क्वेश्चन। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 समझें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक घनाभ है, उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका आयतन दे रखा, तो उसकी ऊंचाई निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, घनाभ के आयतन का क्षेत्रफल हमने लिख लिया, आधार का क्षेत्रफल ये लिख दिया हमने 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमने लिखा घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन लिख लिया 900 सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसके बाद घनाभ की ऊंचाई का फार्मूला है, ये आप नोट कर लीजिए। अगर घनाभ की आयतन दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है आधार का, तो उसकी ऊंचाई आ जाएगी आयतन को आधार के क्षेत्रफल से भाग देके। तो आयतन है 900 और आधार का क्षेत्रफल है 180। तो ये हमने लिख लिया 900 बटे 180, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 18 के टेबल में 90 आता है, 18 पंजे 90 होता है शायद। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 पे कट जाएगा। तो घनाभ की ऊंचाई जो है बच्चों 5 सेंटीमीटर आ गई। ये आंसर है आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लीजिए। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 4। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है ये, एक घनाभ की विमाएं दी गई हैं। एक बड़ा घनाभ है हमारे पास कोई, ठीक है, तो बड़ा घनाभ हमें दिया गया है कोई, तो इसकी विमाएं दी हुई हैं कि 60 है, इसकी लंबाई, ऊंचाई इसकी 30 है, चौड़ाई 54 है। तो ये इसकी विमाएं हैं, और इसके अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन रखने हैं, यानी छोटे डिब्बे हैं जिसकी भुजा है, जैसे सपोज करो ये छोटे डिब्बे हैं, ठीक है, जो इसके अंदर रखने हैं। तो ये कितने डिब्बे इसके अंदर रखे जा सकते हैं, और हमने ये इनकी संख्या निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, पहले बड़े घनाभ का आयतन निकालेंगे, फिर छोटे घन का आयतन निकालेंगे, फिर जो बड़ा घन है घनाभ है उसके आयतन में को छोटे आयतन से भाग देंगे। तो हमने लिखा घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं कितनी है, 6 60 54 30 सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी LBH फार्मूला होता है इसका। तो इन तीनों को गुणा करना है हमने, तो ये इसका आयतन आ गया। फिर इनको हम गुणा करके भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया अभी, ठीक है। फिर है छोटे घन की भुजा 6 सेंटीमीटर दी गई है, छोटे घन की भुजा 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो छोटे घन का आयतन निकालना है हमने, तो भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, या L क्यूब था इसका फार्मूला, हमने लिखा था पीछे। तो ये 6 गुणा 6 गुणा 6 आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने निकालना है छोटे घन कितने इस डब्बे में रखे जाएंगे। तो छोटे घनों की संख्या निकालनी, तो छोटे घनों की संख्या कैसे आएगी बच्चों, बड़े घनाभ का आयतन को जब हम छोटे घन के आयतन से भाग देंगे, तो हमने क्या किया, जो घनाभ का आयतन ये था हमने इसको लिख दिया, और छोटे घन का आयतन ये है तो हमने इसको भाग दे दिया इससे। अब हम इसको काटेंगे,
तो इस 6 से ये कट जाएगा 60, 10 पे, फिर 6 नीम में 54 होते हैं और 6 पंजे 30 होता है। तो अभी देखिए 9 को 5 से गुणा करेंगे, 45 गुणा 10 तो 450, कितना आ जाएगा? तो 450 जो है घनों की संख्या आपका आंसर आ जाएगा। तो 450 घन जो है वो छोटे डिब्बे आएंगे बड़े डिब्बे में, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चे। तो आगे बच्चों पांचवा प्रश्न है, इसको समझे पहले क्या कहता है ये। एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बेलन हमारे पास है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपके पास ये बेलन है सपोज करो, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई h निकालनी है हमने, कितनी है, और इसका आयतन दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है, और इसके आधार का व्यास है 140 सेंटीमीटर। ये पूरा 140 सेंटीमीटर दे रखा है बच्चों। तो इसकी ऊंचाई h निकालनी है हमने। तो चलिए करते हैं इसको। तो बच्चों हमारे पास देखिए, समझिए क्वेश्चन कैसे किया है हमने। तो बेलन का आयतन दिया गया है 1.54 मीटर क्यूब, तो ये लिख लिया हमने। फिर है बेलन का व्यास दिया गया है बच्चों 140 सेंटीमीटर। तो हमने व्यास से त्रिज्या निकाल ली, तो त्रिज्या होगी 140 के बटे 2 यानी 70 आ जाएगी। 140 का आध करेंगे तो 70 सेंटीमीटर। तो इस 70 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदलना है, क्योंकि ये मीटर में दिया गया ऊपर। तो 70 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमने त्रिज्या को 100 से भाग दे दिया, तो ये 0.7 मीटर आ जाएगी त्रिज्या r। अब बेलन की ऊंचाई निकालने का फार्मूला है हमारे पास। बेलन की ऊंचाई अगर हमने निकालनी, तो बेलन का आयतन को आधार के क्षेत्रफल से भाग देना है, यानी बेलन के पूरे आयतन को, जो आधार का क्षेत्रफल है ये वृत्ताकार भाग, इसका वृत्त के क्षेत्रफल से भाग देना है। तो आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर ये दिया गया है 0.7 गुणा 0.7, आर स्क्वायर है ना, तो ये 2 बार गुणा करके लिख दिया। अब ये जो 7 नीचे है ना, ये ऊपर चला जाएगा बच्चों। तो हमने ये लिखा 1.54 गुणा ये 7 बटे 22 गुणा 0.7 गुणा 0.7 ये। अब हम इन सब के दशमलव हटा देंगे। तो दशमलव हटाने के लिए ये 154 यहाँ आ गया, और इसके लिए दशमलव हटाया तो नीचे 100 आ गया बच्चे। क्यों आया? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अक्षर हैं, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100। फिर ये 7 लिख दिया ऐसे ही। अब ये 22 लिख दिया नीचे। 0.7 का दशमलव हटाने के लिए तो 7 लिख दिया, और दशमलव 7 दशमलव के बाद एक अक्षर था, इसलिए 10 से ऊपर गुणा कर दिया। दूसरे 0.7 का दशमलव हटाया, तो इसके लिए भी हमने एक 10 लिख दिया। अब इसको काटते हैं, तो ये जैसे 2 0 और 100 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। फिर एक 7 से दूसरा 7 ऊपर कैंसिल हो गया। फिर ये हो जाएगा बच्चों 22 को 7 पे भाग होगा, ये 22 सत्ते 154 होते हैं। फिर ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर बचा कुछ ना नीचे, तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मीटर, 1 मीटर। तो इसकी बेलन की ऊंचाई 1 मीटर आ गई बच्चों, आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लीजिए। आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि एक दूध का बेलन के आकार का टैंक है। ये आपके पास टैंक लग रहा है, तो ये टैंक जो है एक बेलन के आकार का है, और इसकी लंबाई ये दे रखी है, और इसकी त्रिज्या दे रखी है ये 1.5, और लंबाई दे रखी है इसकी 7 मीटर। तो ये कह रहा है कि इस टैंक में सारे में कितना दूध भर सकते हैं हम,
कितने लीटर दूध आएगा लीटर में बताना हमने। तो हम क्या करेंगे, पहले इस टैंक की का आयतन निकाल लेंगे हम। अब बेलनाकार टैंक की त्रिज्या हमें दी गई है 1.5 मीटर और टैंक की लंबाई, ये वाली लंबाई 7 मीटर दे रखी है बच्चों, एच आ जाएगी, ये लंबाई का मतलब है इस टैंक की हाइट। फिर है टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा निकालनी है, तो वो इस टैंक का आयतन, इस टैंक का आयतन निकालेंगे और आयतन का सूत्र होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे, सिलेंडर के आयतन का सूत्र निकालेंगे। तो अब पाई की वैल्यू 22/7, आर है ये 1.5 गुणा 1.5 गुणा एच है 7। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और 1.5 गुणा 1.5 और गुणा 22 जब हम इन तीनों को करेंगे तो 49.5 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो अब मीटर क्यूब है और ये कह रहा है ये कितने लीटर दूध आएगा, हमने लीटर में निकालना है। तो हमने पीछे अभी देखा था कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ये आप नोट कर लें। ठीक है, तो इसको 1000 से गुणा करना हमने, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1 0 कैंसिल होके 4 9 5 0 0, कितने लीटर आएगा बच्चों इसमें। ठीक है, तो ये लीटर आ जाएगा, हाँ 49,500 लीटर दूध आएगा इस टैंकर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है, कर लीजिए। आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, ये समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ये ध्यान से समझें। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए, अगर हमारे पास घन है जो कोई, उसके किनारे को दुगना कर देते हैं तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा और कुछ उसका आयतन कितना गुना वृद्धि होएगी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये कह रहा है कि अगर इसका किनारा पहले सपोज करो 10 है और इसको फिर 20 कर दिया, डबल कर दिया, तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी और इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको सपोज करो x मान लेते हैं और इसको 2x कर दिया हमने, तो दोनों के हमने आयतन भी निकालने हैं, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है और फिर देखेंगे उनमें कितनी वृद्धि होती है। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं, इसको समझे बच्चे। इसमें हमने देखो जो घन एक है ना, उसकी एक भुजा मान ली हमने x और दूसरे की डबल कर दी 2x, तो घन एक की भुजा x है, तो घन एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर यानी 6x स्क्वायर। ऐसे ही घन एक का आयतन निकाल लिया हमने, भुजा की शक्ति 3 यानी x की शक्ति 3। अब हमने घन 2 की भुजा 2x लेनी है, तो ऐसे ही घन 2 की भुजा 2x ले ली, घन 2 का क्षेत्रफल आ जाएगा 6 गुणा भुजा का वर्ग 2x का वर्ग। ठीक है, तो 2x का वर्ग हमने कराया तो 2 का भी वर्ग होएगा x का भी, तो 2 का वर्ग ये 4 है और ये 6 लिख दिया और x का वर्ग x का वर्ग। ठीक है, अब ये देखो ये 6x स्क्वायर और ये 6x स्क्वायर, जो पहले 6x स्क्वायर था ये भी 6x स्क्वायर है लेकिन 4 गुना हो गया, ये कितना हो गया 4। तो हमने इसके आगे लिखना है क्षेत्रफल, या आगे अपनी लाइन में अगली लाइन में आप लिख सकते हो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। ठीक है, फिर इसी तरह से आयतन देखिए,
जब हमने घन 2 का आयतन निकाला तो घन 2 की भुजा है 2x, तो 2x की शक्ति 3, 2x की शक्ति 3 का मतलब है 2 की शक्ति 3 है, x की शक्ति भी 3 है, तो 2 की 3 होता है 2 गुना 2 गुना 2 का मतलब है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8x की 3। अब ये देखिए पहले घन का आयतन है x की 3 और दूसरे घन का आयतन आया 8x की 3, यानी x की 3 का 8 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे आपने लिखना जो आयतन है वो 8 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? 8 गुना, आयतन 8 गुना हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने कर लीजिए, क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। हाँ बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, ये समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है ये, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। ये पानी का कुंड है, ये इसके अंदर पानी गिर रहा है, 1 मिनट में 60 लीटर पानी इसके अंदर गिर जाता है ट्यूबवेल से या टुंटी से। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है, यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो इसको भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो ये आप के लिए घर में भी यूज हो जाता है कि कोई हम टैंक में पानी चला के आए सपोज करो, तो अगर हमें ये पता हो भी वो 1 मिनट में कितने लीटर पानी गिर रहा है और उस टैंक में कितने लीटर पानी आ सकता है, तो हम पूरे समय के बाद उसको बंद कर सकते हैं। भाई वो आधे घंटे में भर जाएगा तो या 1 घंटे में भरेगा, तो ये वहां पे यूज हो सकता है सवाल। तो इसको कर लेते हैं, चलिए। तो पहले तो हम इसका आयतन निकालेंगे, आयतन तो हमें दिया गया है, ठीक है, तो हमने समय निकालना है, तो चलिए करते हैं। हाँ, आगे प्रश्न है बच्चों, देखिए इसको हमने कैसे करना है। तो इसका आंसर है कुंड का आयतन, जो जल का कुंड है उसका आयतन हमें दिया गया है, वो लिख लिया 108 मीटर की शक्ति 3। तो 108 मीटर क्यूब को हमने लीटर में बदलना, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो इसलिए इसको 1000 से गुणा करके ये आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएंगे इसके आगे, ठीक है। फिर उसके बाद कुंड में पानी गिरने की दर दी गई है हमें कि 60 लीटर प्रति मिनट है, तो हमने लिख लिया 60 लीटर प्रति मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद कुंड भरने में लगा समय निकालना, तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम आयतन को दर से भाग देंगे। ये पूरा आयतन है जो, और ये दर है, इसको इससे भाग देंगे, तो हमने इसको आयतन को दर से भाग दे दिया, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होएगी। तो जब हम 6 को इससे भाग देंगे तो 1800 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 1800 मिनट आएंगे। अब हमने इस मिनट के घंटे भी बनाने हैं, कितने घंटे में ये भरेगी, तो ये 1800 बटे 60 कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये जीरो से जीरो कैंसल, 6 3 18 जीरो, ये 30 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। टंकी भरने में 30 घंटे लगेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है, तो नेक्स्ट मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चों।